हम प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहित करने की सांख्यिकी विधियों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत विधि इसको हमने पढ़ा, प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहित, जिसमें व्यक्ति का जो संपर्क है व्यक्ति से ही होता है, अनुसंधानकर्ता द्वारा ही व्यक्तियों से सीधे संपर्क स्थापित करके इस विधि के अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। यहाँ तक हमने उसको समझा था बच्चों कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जो विधि थी हमारी, उसके अंतर्गत व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता था, उसकी उपयुक्तता को समझा आपने और साथ में उनके गुण और अवगुणों का भी अध्ययन कर लिया था बच्चों हमने पिछले वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है कि प्राथमिक, हमने बोला था हमारी दूसरी विधि या दूसरा अनुसंधान कि पहले हमारा सबसे पहला जो था वो कंप्लीट हो चुका, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, बच्चों इसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन करवा चुके हैं। पिछले दो वीडियो में हमने पार्ट्स में करवाया था कि प्राथमिक आंकड़ों की जो विधियां हैं प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि के नाम से करवाया था। इसके अंतर्गत हमने अर्थ पढ़ लिया था, इसका अर्थ पढ़ लिया था, उपयुक्तता पढ़ ली थी, गुण और अवगुण, गुण और अवगुण, इन सब चीजों का हमने अध्ययन पहली विधि का कर लिया था। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों वो है सेकंड जो विधि है उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम सेकंड विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। देखिए दूसरी विधि है आंकड़ों को एकत्रित करने की बच्चों, दूसरी विधि। यानी कि पहली विधि हमने बताया था प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहित करने की चार विधियां हैं। सबसे पहली प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, दूसरी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि और तीसरी हमने बताई थी स्थानीय स्रोतों या लिखवाए नहीं थे नाम बच्चों, शायद चारों एक साथ लिखवा भी दिए थे, स्थानीय स्रोतों संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति विधि और चौथी विधि प्रश्नावली से संग्रह से प्राप्त विधि, प्रश्नावली के द्वारा, मौखिक प्रश्नों के द्वारा, उसमें भी हमने 2 पॉइंट्स लिखवाए थे। तो हमने उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए बच्चों आज हम सेकंड आपको लिखवा रहे हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का अध्ययन आज कराने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो इसका अर्थ लिखेंगे, फिर इसी से संबंधित हम लिखेंगे उपयुक्तता, गुण और अवगुण। तो पहले हम लिखेंगे बच्चों अर्थ। इसमें लिखें अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि वह विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, देखिए नाम से पता चल रहा है मौखिक और अनुसंधान विधि वह विधि है, नाम से पता चल रहा है मौखिक तौर से आंकड़ों को इकट्ठा करना। तो इसके अंतर्गत लिखिए बच्चों कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान वह विधि है जिसमें किसी समस्या जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से क्या किया जाता है, मौखिक तौर पे संपर्क किया जाता है। इसमें कि मौखिक व्यक्तियों से
मौखिक जिसे हम बोलते हैं ओरल, मौखिक जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओरल बोलते हैं। पूछताछ द्वारा, मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। पता लग रहा है बच्चों कि साफ पता लग रहा है कि मौखिक तौर पे ही आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और मौखिक तौर से ही व्यक्ति से संपर्क किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है बच्चों, ये भी लिखा है इसमें, ऐसे लोगों को साक्षी यानी कि विटनेस, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, विटनेस के नाम से जाना जाता है। आप इंग्लिश में लिख सकते हो विटनेसेस के नाम से जाना जाता है या विटनेसेस कहा जाता है। ऐसे लोगों को साक्षी कहा जाता है। साथ ही में लेकिन बच्चों इस विधि में समस्या से क्या किया जाता है, समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों, प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों, प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते हैं। आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते हैं। बच्चों इसमें साफ पता लग रहा है कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, मौखिक यानी कि ओरल, कि व्यक्तियों से लिखित में नहीं, एक सूचना के आधार पर नहीं, एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं, सीधे मौखिक तौर पे ही हम व्यक्तियों से संपर्क करते हैं और व्यक्तियों से ही पूछताछ को मानकर ही, सही मान करके इस विधि में आंकड़े इकट्ठे कर लिए जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये चीज जो है, जैसे बता रहे हैं कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक यानी ओरल पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे लोगों को साक्षी यानी विटनेस कहा जाता है। इस विधि में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते, सीधे संबंध नहीं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले, बच्चों के उदाहरण लिख पाएंगे भी कि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि किसी फर्म की या किसी फैक्ट्री की मजदूरों की आर्थिक स्थिति का जानने के लिए हम अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि को काम में ले लें, तो किस तरीके से हम सीधे मजदूरों की आर्थिक स्थिति का पूछताछ ना करके हम क्या करेंगे, उस फर्म या उस फैक्ट्री के मालिक के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति को जानेंगे। तो ये आंकड़े क्या हुए, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो हमने इनडायरेक्ट में पूछ लिया और पूछताछ करी है, आंकड़े इकट्ठे किए हैं, लेकिन किस रूप में, तो हम उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। इसके लिखे आप इसको नोट करें और फिर इसका उदाहरण भी लिखिए। उदाहरण के लिए इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस विधि में मजदूरों की आर्थिक स्थिति
मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में, बच्चों इस विधि में मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना स्वयं मजदूरों से एकत्रित सूचना स्वयं मजदूरों से एकत्रित न करके मील के मालिकों के द्वारा एकत्रित की जाती है। पहले नोट करें बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि हम जो लिखने जा रहे हैं, इस विधि में मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना स्वयं मजदूरों से एकत्रित न करके मील मालिकों या श्रम संघों से मील मालिकों या श्रम संघों मतलब कि जो लेबर के मालिक होते हैं या हेड होता है, उनसे श्रम संघों से मौखिक पूछताछ द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। प्राप्त की जाएगी। तो आंकड़े हमारे क्या कहलाएंगे? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के द्वारा हमने आंकड़े जो एकत्रित किए बच्चों, वो मौखिक तौर पे किस तरीके से हमने उदाहरण की सहायता से समझाया कि जिस तरीके से इस विधि में मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना स्वयं इससे एकत्रित न करके, सूचना स्वयं मजदूरों से एकत्रित न करके मील मालिकों या श्रम संघों से मौखिक पूछताछ द्वारा प्राप्त की जाएगी। तो श्रम संघों से लिखे आप, श्रम संघों से मौखिक पूछताछ द्वारा प्राप्त की जाएगी। तो बच्चों अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान और प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ये दोनों विधियां एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। प्रत्यक्ष में व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है और उन्हीं के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। और इसके अंतर्गत कि व्यक्ति के बारे में, अगर किसी व्यक्ति के बारे में उसके जाननी है तो उसके मालिकों या उससे संपर्क करने वाले व्यक्तियों से ही सूचना ली जाती है। तो यह मौखिक अनुसंधान विधि कहलाती है। तो इसमें हमने आज पढ़ा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि वह है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक यानी ओरल पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? विटनेस कहा जाता है। ऐसे लोगों को कि हमने उससे आंकड़े लिए हैं। इस विधि में किसी समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सीधे आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक फर्म की या एक फैक्ट्री के मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी आपको ये उदाहरण के द्वारा समझाया बच्चों। तो आप नोट करें, ये हो गया हमारा अर्थ। अब हम इसकी उपयुक्तता के लिए कि प्रत्यक्ष अनुसंधान जो विधि है वो कहां कहां उपयुक्त रहती है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि की उपयुक्तता। जैसे हमने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि की कुछ उपयुक्तता पढ़ी थी पॉइंट्स के रूप में, उसी तरीके से हम इसको समझाने जा रहे हैं इसकी उपयुक्तता के बारे में। उपयुक्तता मतलब महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। इसमें लिखेंगे सबसे पहले यह विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है, यह विधि ऐसे
अनुसंधान के लिए उपयुक्त है, जो हम नीचे बताएंगे बच्चों, किसके लिए उपयुक्त है ये विधि, जिसमें नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके आधार पर हम बता सकते हैं, जिसमें अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक हो, जिसमें अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक हो। उसमें क्या था, क्षेत्र कम हो, वहां ये विधि उपयुक्त है। दूसरा, प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संभव न हो। प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क प्रत्यक्ष संपर्क संभव न हो। साथ में लिखेंगे बच्चों इसके, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रत्यक्ष सूचना देने वाले प्रत्यक्ष सूचना देने वाले अज्ञानता के कारण क्या लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष सूचना देने वाले यानी कि कुछ व्यक्तियों अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ हो। सूचना देने में असमर्थ हो। इसी तरीके से हम चौथा पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों इसके लिए कि कहाँ ये विधि उपयुक्त है। इसमें लिखेंगे, आंकड़े जटिल किस्म के हों, आंकड़े जटिल किस्म के हों एवं आंकड़े जटिल किस्म के हों एवं उनके लिए इसकी जरूरत हो, स्पेशलिस्ट की जरूरत हो। आंकड़े क्या हो, आंकड़े जटिल किस्म के हो एवं उनके लिए विशेषज्ञों की राय की जरूरत हो। विशेषज्ञों की राय यानी विशेषज्ञों की राय की जरूरत हो। बच्चों, इसमें अप्रत्यक्ष अनुसंधान, मौखिक अनुसंधान विधि के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किस विधि की यह विधि जो है कैसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है, जिसमें अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक हो, प्रत्यक्ष सूचना देने वाले से संपर्क संभव न हो, और तीसरी चीज है इसमें कि प्रत्यक्ष सूचना देने वाले अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ हो।
तो बच्चों जब आंकड़े जटिल हो तो उनके लिए विशेषज्ञों की राय की जरूरत भी इस विधि में होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक होगा तो बच्चों ये विधि जो है अधिक खर्चीली और समय वाली होगी, कि ज्यादा समय और अधिक खर्चीला इसमें समय लगता है। तो उपयुक्तता हम तो हमने सीख ली बच्चों। अब हम इस विधि के लिए लिखने जा रहे हैं, नीचे संक्षेप में लिखेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। इन चारों पॉइंट्सों के नीचे आप लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर ही लिखूंगी, तो आप चारों पॉइंट्स लिख लें, नोट कर लें। उसके बाद एक सार के रूप में आप इन चारों पॉइंट्स का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसमें लिखेंगे इस विधि का प्रयोग अधिकतर, सार के रूप में लिखें इसको, इस विधि का प्रयोग अधिकतर सरकारी या गैर सरकारी, ये लिख लो बच्चों, सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी या गैर सरकारी समितियों या आयोगों इसमें लिखेंगे इस विधि का प्रयोग अधिकतर सरकारी या गैर सरकारी समितियों या आयोगों द्वारा किया जाता है। इसमें गैर सरकारी समितियों ले जाएंगे या आयोगों द्वारा किया जाता है। बच्चों इसका सार है, इस विधि का सार जो हमने पढ़ा बच्चों वो यही है कि इस विधि के अंतर्गत हमने क्या सीखा कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि किसे कहते हैं या इसकी उपयुक्तता क्या है। सबसे पहली बात है कि हमने ये देखा कि अप्रत्यक्ष अनुसंधान, मौखिक अनुसंधान विधि के अंतर्गत व्यक्तियों से संपर्क सीधे स्थापित नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज कि जिसके बारे में हमें सूचना लेनी है वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में जो आता है उनसे हम मौखिक तौर से अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं बच्चों। और तीसरी चीज कि जो व्यक्ति सूचना दे रहा है हमें या हमें आंकड़े एकत्रित करवा रहा है वो क्या कहलाएगा, वो साक्षी कहलाएगा, जो विटनेस के रूप में हमारे सामने होगा। तो ओरल जो हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में, इसमें व्यक्तियों से सीधे संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है, इसमें हम इसकी रिपोर्ट करें तो इनडायरेक्ट में हम दूसरे व्यक्तियों से उसके बारे में सूचना एकत्रित कर रहे हैं। जैसा कि हमने एक उदाहरण के साथ समझाया कि किसी फर्म या फैक्ट्री के अंतर्गत किसी मजदूर की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता लगाना है तो हम उस व्यक्ति से डायरेक्ट ना पूछ करके, यानी प्रत्यक्ष रूप से संपर्क ना पूछ करके किससे हम संपर्क करेंगे, उस फैक्ट्री या फर्म के या श्रम संघों के मालिकों से संपर्क करके उस मजदूर की आर्थिक स्थिति का पता लगाने का काम करेंगे। तो यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि कहलाती है। तो साथ ही बच्चों उपयुक्तता, इस विधि की उपयुक्तता क्या क्या है कि इसका क्षेत्र अधिक व्यापक हो, सूचना देने में प्रत्यक्ष व्यक्ति जो है सूचना देने में संभव नहीं होता है, असमर्थ होता है, तो ये विधि उपयुक्त रहती है। और आंकड़े अगर जटिल हो तो इस विधि के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञों की राय भी लेना बहुत आवश्यक होता है इस विधि के अंतर्गत। तो साथ ही में हमने लिखा है कि इस विधि का प्रयोग अधिकतर कौन सी अधिकतर यहाँ पे लिखूंगी बच्चों, एक वर्ड नहीं लिखा है मैंने, इस विधि के अंतर्गत सरकारी या गैर सरकारी लिखेंगे बच्चों, फिर सरकारी या गैर सरकारी करके लिखेंगे समितियों, हमने उसमें सरकारी नहीं लिखा था, इसमें समितियों या आयोगों, देखिए गैर सरकारी समितियों को आयोगों में क्या सकते हैं, आयोगों द्वारा किया जाता है।
इस विधि का प्रयोग किसके किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बड़ा होता है, तो उस संदर्भ में यहाँ पर जो इस विधि का प्रयोग ज्यादातर कौन करते हैं, सरकारी या गैर सरकारी समितियों या आयोगों द्वारा ही इस विधि का प्रयोग किया जाना संभव होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसकी उपयुक्ता के अब जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े वो बहुत ही व्यापक है, उसके क्षेत्र के लिए उपयुक्त होते हैं, इसलिए इस विधि का प्रयोग ज्यादातर कौन करते हैं, सरकारी या गैर सरकारी समिति द्वारा ही किया जाता है। अब हमारी जो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान जो विधि है बच्चों, इसका गुण और अवगुण, जिस तरीके से हमने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के अर्थ, उपयुक्ता, गुण और अवगुणों को समझा था बच्चों, इसी तरीके से हम अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि की अर्थ हमने समझ लिया, इसके अंतर्गत हमने क्या कर लिया, अर्थ समझ लिया, ठीक है, और उपयुक्तता को समझ लिया। अब हमारे 2 पॉइंट रह गए हैं, गुण और अवगुण। इन दोनों पॉइंटों का डिस्क्राइब जो है या अध्ययन जो है हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इनके भी पॉइंट्स हैं और उनके अंदर भी डिटेल है बच्चों। तो आज का हमारा इतना सा वीडियो है कि आपको बहुत कम टॉपिक्स में समझाया जाता है ताकि याद भी हो जाए। हम बार बार उसको बोलते हैं, समझाते हैं अपने पॉइंट्स को देखते हुए और लिखते हुए, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होते जाए बच्चों। तो आप अपने नोट्स को बना ही रहे हैं, साथ में इनको याद भी करें बच्चों। कहने का तात्पर्य मैं आपको हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लिखने के लिए साथ साथ, समझने के साथ साथ इसको याद भी करते जाएं, तभी हमारा पढ़ना और लिखना सार्थक है बच्चों। तो आज के हमारे इस वीडियो में आपने अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि को समझा और उसकी उपयुक्ता, उसकी महत्ता को भी जाना। हमारे अगले वीडियो में हम क्या लेकर के आएंगे आपके सामने, इसकी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के गुणों और अवगुणों को आपके सामने लेकर आएंगे। और जाहिर है ये चीज बहुत जरूरी है कि जब हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपको पिछले वीडियो से संबंधित सारी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर नहीं होगा बच्चों तो आप अपने जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है, हमारे करंट में जो टॉपिक चलता है उसे आप समझने में ऐसे मत रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि आपने उस टॉपिक को पहले समझा ही नहीं है और हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आपने गुण और अवगुणों का वीडियो पहले देख लिया तो आपको अर्थ और उपयुक्तता जब तक नहीं आएगी समझ में तो गुण और अवगुण भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब तक बेस आपका क्लियर नहीं होगा तो आप इन विधियों को नहीं समझ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन विधियों से संबंधित अर्थ को आप विशेष तौर से समझें। जैसे साफ तौर पे इनके अर्थ इसी पॉइंट्स के, इसके हेडिंग पॉइंट्स के अंदर ही निहित होते हैं। अगर समझा जाए तो आप सीधे सीधे नहीं पढ़ के भी आप समझा सकते हैं कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि जो है वो क्या होती है। नाम से पता चल रहा है कि व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष संपर्क किया जाता है, दूसरा मौखिक तौर पे से उसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में भी क्या था कि डायरेक्ट व्यक्ति से, साफ तथ्य सामने व्यक्तियों से व्यक्तियों का संपर्क किया जाता है। इन दोनों में आपने अंदर सीख लिया होगा कि जब आपने अर्थ और उपयुक्तता दोनों के पढ़ लिए बच्चों तो दोनों में अंतर आप इजीली कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इन अंतर को या इन विधियों को अंतर के द्वारा भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत आपने देखा कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधियों में कि व्यक्ति से व्यक्ति का के द्वारा संपर्क स्थापित करके आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, यानी संग्रहित किया जाता है, और इसका जो क्षेत्र है वो बहुत संकुचित होता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, समय व धन की बचत होती है क्योंकि क्षेत्र बहुत सीमित होता है। बिल्कुल इसका अपोजिट अप्रत्यक्ष मौखिक में इसमें व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क नहीं किया जाता। अप्रत्यक्ष तौर पर मौखिक रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, उन सूचनाओं के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही में इसका क्षेत्र बहुत ही क्या होता है, व्यापक है, और इसमें धन व समय दोनों ही अधिक लगते हैं। हम इस छोटे छोटे पॉइंट्सों से मोटे तौर पर इन दोनों विधियों में बच्चों अंतर करना सीख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमने अर्थ और उपयोगिता के आधार पर दोनों विधियों में अंतर करना सीखा। अब हम गुण और अवगुणों के आधार पर इन दोनों विधियों में अंतर करना सीखेंगे बच्चों। तो हमारा जो है अगला वीडियो जो होगा वो गुण और अवगुण की उसी विधि के द्वारा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के गुण और अवगुणों का हम अध्ययन लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होंगे बच्चों। तब तक के लिए ओके।